This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss only three issues. The first issue is how is president rule imposed, and the second issue is all 17,130 police stations in the country linked through centralized online platforms CCTNS, and the third issue is related to phytoplankton. So let's discuss all the issues in detail. What is president rule under Article 356? How president rule is imposed in any state? Article is important for GS paper 2. Why news? A delegation of 10 MLAs from the Manipur Assembly met the governor of the state and pressed for the formation of a viable government in Manipur. मणिपुर असेंबली के अबाउट 10 एमएलए के एक डेलीगेशन ने मणिपुर गवर्नर के साथ मीटिंग किया है और मणिपुर के अंदर एक वियाबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। मणिपुर हैज़ बीन अंडर प्रेसिडेंट रूल सिंस फरवरी 2025। मणिपुर के अंदर बिकॉज फरवरी 2025 से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड है और इस प्रेसिडेंट रूल को एलिमिनेट करने के लिए और वियाबल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 10 एमएलए के इस डेलीगेशन ने गवर्नर से रिक्वेस्ट किया है। वाई प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड? मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल क्यों इम्पोज किया गया? वायलेंस बिटवीन द मैतेई एंड कुकीजो कम्युनिटी ऑनगोइंग सिंस May 2023 हैज क्लेम्ड अबाउट 250 लाइव्स एंड डिस्प्लेस्ड ओवर 60,000 पीपल। बिकॉज मणिपुर के अंदर मैते एंड कुकीजो कम्युनिटीज के बिटवीन कुछ वायलेंस कंटिन्यू मई 2023 से ऑनगोइंग थे और इन क्लैश की वजह से 250 लाइव्स अबाउट क्लेम की जा चुकी है एंड अबाउट 60,000 पीपल को डिस्प्लेस किया जा चुका है। कॉन्फ्लिक्ट originated from the Madhya demand for ST status, which the Kukis opposed, fearing loss of job opportunities and other affirmative actions meant for the STs. कॉन्फ्लिक्ट इसलिए ऑरिजिनेट होते हैं बिकॉज मेतेई कम्युनिटी के पीपल ने अपने आप को एसटी स्टेटस गिवन करने के लिए यहाँ पर डिमांड की, बट कुकीज कम्युनिटी के लोगों ने इसको अपोज किया। कुकीज कम्युनिटी ने यहाँ पर अपोज इसलिए किया बिकॉज उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज लॉस होने का फियर था एंड इन्हें जो भी अदर एज ए एसटी के तौर पर जो फैसिलिटीज़ इन्हें प्रोवाइड की जा रही थी वो फैसिलिटीज़ कम हो सकती थी। A political crisis erupted in the state after Mr. Singh resigned on February 9 and the state BJP leadership struggled to reach a consensus on his successor. मणिपुर के अंदर फरवरी 9 के आसपास एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी इरुप्ट होता है। फरवरी 9 को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अपने आप को रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी? प्रेसिडेंट रूल भी एक टाइप का इमरजेंसी है, बट इस इमरजेंसी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? टेकन फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजन टेकन फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के अंदर जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इन प्रोविजंस को जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से टेकिंग किया गया है। आउटलाइंड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी यूनिटी एंड सिक्योरिटी। प्रोविजन इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन जो किया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 के अंदर किया गया है और इन इमरजेंसी प्रोविजन के थ्रू कंट्री की सॉवरेनिटी यूनिटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। दे एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एड्रेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस बाय द टेम्परेरी एज्यूमिंग कंट्रोल टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इमरजेंसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस को एड्रेस करने की पावर मिल जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इज प्रोविजन अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल इज प्रोविजन अंडर आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोविजन इन आर्टिकल 360। In Manipur, the president has proclaimed a state emergency, popularly known as president rule और constitutional emergency. मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट ने स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम किया विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बाय एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ने मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया है। This fulfills the union's obligation under Article 355 to protect states against external aggression and internal disturbances. यूनियन गवर्नमेंट को आर्टिकल 355 के अंडर ये पावर मिली हुई है कि स्टेट यूनियन गवर्नमेंट अगर उसको लगता है कि किसी स्टेट के अंदर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है, इस केस में यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकती है। When a state's constitutional machinery fail due to non-performance or mal-performance, Article 356(1) empower the president to issue a proclamation.
अगर किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर हो जाता है, और ये जो फेल्योर हो जाता है ये नॉन परफॉर्मेंस एंड मेल परफॉर्मेंस प्रैक्टिस की वजह से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356(1) के अंदर प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन कर सकता है। This effectively transfer all executive functions of the state to the central and legislative functions to the parliament while leaving the high court powers unaffected। किसी भी स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो उस स्टेट के ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेंटर के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस को पार्लियामेंट के बिफोर पास कर दिया जाता है, बट हाई कोर्ट की पावर अनअफेक्टेड रहती है। Additionally, Article 365 provide that if a state fail to comply with any union directions under constitutional provisions, the President may declare a constitutional emergency। आर्टिकल 365 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई स्टेट यूनियन डायरेक्शंस का कंप्लाई नहीं करता है, इस केस में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी उस स्टेट के अंदर डिक्लेयर कर सकता है। Proclamation must be laid before each house of parliament. As per Article 356, the proclamation must be laid before each house of parliament and unless approved by a simple majority in both houses, it ceases after 2 months। किसी भी स्टेट के अंदर अगर 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के द्वारा इसको 2 मंथ के अंदर इसको पास होना चाहिए और सिंपल मेजोरिटी से इस प्रोक्लेमेशन को पास कराना होगा। अदरवाइज 2 मंथ के बाद जो प्रेसिडेंट रूल है वो स्टॉप हो जाएगा। इफेक्टिव फॉर 6 months। Once approved, it remains effective for 6 months from the proclamation date, with further 6-month extension requiring additional parliamentary approval। प्रेसिडेंट रूल वन टाइम 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रहता है। अगर इसको 6 मंथ से एक्सटेंड कराना है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नीड होती है। Renewable beyond 1 year is allowed only in two conditions are met. Number 1, an emergency has been declared in the country or any part of the state. Number 2, if the election commission certifies that president rule is necessary due to difficulties in the conducting state elections। प्रेसिडेंट रूल को 1 ईयर के बियॉन्ड अगर कंटिन्यू करना है तो इसके लिए 2 केसेस गिवन हैं, जिसमें पहला केस है कि अगर कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी है या फिर स्टेट के किसी पार्ट में इमरजेंसी है, उस केस में उस पर्टिकुलर स्टेट या एरिया के अंदर प्रेसिडेंट रूल को 1 ईयर के बाद एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा केस, अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि प्रेसिडेंट रूल अभी उस स्टेट के अंदर इम्पोज नहीं किया सकता बिकॉज इलेक्शन कंडक्टिंग करने में कुछ डिफ़िकल्टीज उसको अगर लगता है कि फेस करनी पड़ सकती है, तो इस केस में भी उस पर्टिकुलर स्टेट या एरिया के अंदर प्रेसिडेंट रूल को 1 ईयर के बियॉन्ड भी इंक्रीज किया जा सकता है। हाउएवर इन नो केस के अंदर प्रोक्लेमेशन रिमेन इफेक्टिव फॉर मोर देन 3 ईयर्स। प्रेसिडेंट रूल को किसी भी कंडीशन में 3 ईयर से ज़्यादा कंटिन्यू करके नहीं रखा जा सकता। हाउ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी डिफरेंट फ्रॉम अ नेशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी से किस तरह डिफरेंस है। Article 352 govern the proclamation of a national emergency which has been invoked thrice। नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं और अभी तक कंट्री के अंदर 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया है। नंबर 1 ड्यूरिंग द 1962 इंडिया चाइना वॉर। नंबर 2 1971 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। नंबर 3 इन 1975 ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। पहली बार इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी 1962 में इंडिया चाइना वॉर के ड्यूरिंग इम्पोज किया गया था। नंबर 2 1971 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था उस टाइम के ड्यूरिंग भी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। एंड नंबर 3 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नेशनल इमरजेंसी इंडिया के अंदर इम्पोज की गई थी। In 1975, then Prime Minister Indira Gandhi declared the emergency after the Allahabad High Court found her guilty of electoral malpractices and debarred her from holding any elected post। 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था बिकॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस में गिल्टी फाउंड किया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लिए किसी भी इलेक्टेड पोस्ट को होल्डिंग करने से डिनाई किया था। ग्राउंड्स फॉर नेशनल इमरजेंसी। अनलाइक अ स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड इफ एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन।
कंट्री के किसी पार्ट या टेरिटरी में अगर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन जैसी सिचुएशन या इससे रिलेटेड थ्रेटन क्रिएट होते हैं, उस केस में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। सेफगार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज। नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 44th अमेंडमेंट किया गया था। द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस मल्टीपल सेफगार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज। मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, इसके अंदर कुछ सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे। It replaced internal disturbance with armed rebellion, mandated a written recommendation from the cabinet rather than just the PM, and shortened the parliamentary approval window from 2 months to 1 month. अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो कुछ स्पेशल सेफ गार्ड मेजर्स टेकिंग किए गए थे, उनमें पहला था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह इसको आर्म्ड रेबेलियन के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया। इट मीन्स नेशनल इमरजेंसी का जो ग्राउंड पहले था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस भी एक ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक्सटर्नल एग्रेशन कंटिन्यू है। इंटरनल डिस्टर्बेंस को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड के लिए, बट इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह अब यहाँ पर आर्म्ड रेबेलियन वर्ड यूज किया गया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए डिसीजन टेकिंग कर सकता था, बट अब कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। एंड इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल टाइम पीरियड जो था वो 2 मंथ था, बट इसको अब 1 मंथ कर दिया गया। It also clarified that Article 20 and 21 cannot be suspended and that the President must revoke the proclamation if the Lok Sabha passes a resolution disapproving it. 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने यह भी क्लैरिफाइड किया कि आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी के केस में, और पार्लियामेंट अगर इमरजेंसी के रिवोक के लिए प्रोक्लेमेशन करता है तो उसके लिए लोकसभा से एक रेजोल्यूशन इसके डिसअप्रूविंग से रिलेटेड पास कराना होगा। This amendment restored judicial review of President's satisfaction in the proclaiming an emergency, a safeguard removed by 38th Constitutional Amendment 1975. Constitution Amendment Act 1975 में प्रेसिडेंट रूल का जो या नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू था उसको डिनाई कर दिया गया था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया कि इमरजेंसी का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। नो टाइम लिमिट, अनलाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी विच कैन लास्ट अप टू 3 years, अ नेशनल इमरजेंसी हैज नो टाइम लिमिट। प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 3 years है, बट नेशनल इमरजेंसी का कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। Needs a special majority. Additionally, while the President Rule Article 356 requires a simple majority for parliamentary approval, a national emergency needs a special majority. प्रेसिडेंट रूल के लिए यानी पास कराने के लिए पार्लियामेंट से अगर इसको पास कराना है तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी सफिशिएंट है, बट नेशनल इमरजेंसी के केस में स्पेशल मेजोरिटी की नीड होती है। In a national emergency, the state executive and legislature continue to function, whereas under president rule, the state executive is dismissed and legislature is suspended for dissolved. नेशनल इमरजेंसी के केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू फंक्शन करते रहते हैं, जबकि प्रेसिडेंट रूल के केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस कर दिया जाता है एंड स्टेट लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या डिजोल्व कर दिया जाएगा। However, the Manipur Assembly, which has tenure till 2027, has not been dissolved but is placed under suspended animation. मणिपुर के अंदर मणिपुर असेंबली जिसका टाइम पीरियड 2026 तक के लिए था, इसको डिजोल्व किया गया है और सस्पेंडेड एनिमेशन में इसको डिजोल्व नहीं किया गया है, ओनली सस्पेंडेड एनिमेशन में इसको प्लेस किया गया है। दिस मीन्स दैट द असेंबली इज टेम्परली पॉज्ड अलाउइंग इट्स रिवाइवल इफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिस्टोर्ड। सस्पेंशन का मतलब है कि टेम्परली असेंबली को पॉज किया गया है, और अगर स्टेबिलिटी रीस्टोर हो जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मणिपुर के अंदर, तो इसको अब रिवाइवल कर दिया जाएगा। डच प्रेसिडेंट रूल अफेक्ट फंडामेंटल राइट। क्या किसी स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, क्या फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं? प्रेसिडेंट रूल डज नॉट अफेक्ट सिटीजन्स फंडामेंटल राइट अनलाइक अ नेशनल इमरजेंसी वेयर अंडर आर्टिकल 356 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 बिकम इनऑपरेटिव एंड द प्रेसिडेंट में सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। प्रेसिडेंट रूल के केस में
सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट नहीं होते हैं जिस तरह से नेशनल इमरजेंसी में होता है। नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 358 के अंदर यहाँ पर एक प्रोविजन किया गया है कि आर्टिकल 19 जो कि इन ऑपरेटिव हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के केस में, और नेशनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 20 एंड 21 ऐसे आर्टिकल हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अंडर प्रेसिडेंट रूल द प्रेसिडेंट एक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर विद द गवर्नर ऑन हर बिहाव एडमिनिस्ट्रिंग द स्टेट विद असिस्टेंस फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रूल के अंडर प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है स्टेट की, और गवर्नर के थ्रू या फिर चीफ सेक्रेटरी के थ्रू ये उस स्टेट को एडमिनिस्टर करता है। Additionally, Article 357 allow Parliament to confer legislative power on the President and authority delegations to another authority, while also giving the President power to sanction expenditure from the state's consolidated fund. Article 356 पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए लेजिस्लेटिव पावर गिवन करे जिस स्टेट के अंदर इमरजेंसी इम्पोज की गई है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर, स्पेशली प्रेसिडेंट रूल के केस में उस स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं, और उस स्टेट का जितना भी एक्सपेंसेस होंगे वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंड किए जाएंगे। हाउ ऑफन प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज, अभी तक प्रेसिडेंट रूल कितनी बार इम्पोज किया जा चुका है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होप्ड इट वुड रिमेन अ डेड लेटर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोविजन है इसका कभी यूज नहीं किया जाएगा। 134 times across 29 states and UTs. President rule has been imposed nearly 134 times across 29 states and UTs since the Constitution took effect in 1950, reflecting its dual roles as both a crisis management tool and a political contentious measures. अभी तक इंडिया के 29 स्टेट एंड यूटीज के अंदर अभी तक अबाउट 134 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है, और 1950 से जब से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से 134 टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो चुका है, और इस तरह से इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट टूल के तौर पर या पॉलिटिकल कंटेंटियस मेजर के तौर पर यूज किया जाता है। पंजाब द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 356 अकर्ड इन जून 1951 इन पंजाब। सबसे पहले जून 1951 में प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रोविजन किया गया है इसका एप्लीकेशन या इसका यूज किया गया। Manipur tied with UP for most frequent imposition of president rule at 10 each, driven by chronic political instability, with Manipur's latest imposition bringing its total 11. मणिपुर और यूपी ऐसे स्टेट हैं जहां पर मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है। दोनों में 10 टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है, बट मणिपुर के अंदर ये जो प्रेसिडेंट रूल है 11वां प्रेसिडेंट रूल है। द लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर इज लास्टेड 2 years एंड 157 days। सबसे लॉन्ग प्रेसिडेंट रूल मणिपुर के अंदर रहा है 2 year 157 डेज तक कंटिन्यू यहाँ पर मणिपुर रूल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन ओवर 12 years ड्यू टू मिलिटेंसी एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट फॉलोड बाय पंजाब एंड पुडुचेरी। जम्मू और कश्मीर के अंदर लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया है। What has the Supreme Court said about the use and misuse of President rule? प्रेसिडेंट रूल के मिसयूज एंड यूज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? इन द लैंडमार्क एसआर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the president's power under Article 356 is conditional, not absolute, and that any proclamation is subject to judicial review. 1994 का एसआर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग इम्पोज किया जाना चाहिए, और प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 356 के अंडर जो पावर मिली हुई है वो एब्सोल्यूट नहीं है और जुडिशियल रिव्यू का ये पार्ट है। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन इफ फाउंड मॉडिफाइड और बेस्ड ऑन इरेलीवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। The top court further clarified that the president cannot dissolve the assembly without parliament's approval and that the center must first issue a warning notice to the
एरिंग स्टेट सीकिंग एन एक्सप्लेनेशन। टॉप कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना उस पर्टिकुलर स्टेट की असेंबली को डिजोल्व नहीं कर सकता जिस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाना है। वंस प्रोक्लेम्ड द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू गो एज टू गवर्नमेंट इन वन स्पेयर इज इम्परमिसिबल। स्टेट गवर्नमेंट के अगर एक बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाती है और इस केस में टू गवर्नमेंट कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकते। मोरओवर द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी इन्वोल्व्ड ओनली फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का अगर ब्रेकडाउन होता है उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाना चाहिए। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की क्या क्या पावर है इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द आंसर इज B, टू ओनली। इट मीन्स टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट मोशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कराना लोकसभा का एक एक्सक्लूसिव पावर है। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन। In this article, we will discuss about plankton and what are various types of plankton. Lecture is important for GS paper 3. Why news? A new study has found that industrial pollution is altering nutrient cycle and ecosystem in the ocean. एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ओशन के न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इकोसिस्टम को अल्टर कर रहा है। आयरन रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी स्पीड ऑफ न्यूट्रिएंट कंज्यूमिंग रेट दिस में लीड टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन ओशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो आयरन रिलीज किया जाता है ओशन के अंदर वो न्यूट्रिएंट कंज्यूमिंग रेट स्पेशली फाइटोप्लैंक्टन का जो न्यूट्रिएंट कंज्यूमिंग रेट है उसको स्पीड अप करता है जिसकी वजह से ओशन के अंदर न्यूट्रिएंट का लैक हो जाता है। फाइटोप्लैंक्टन ओवरफेड ऑन आयरन डिप्लेटिंग ओशन न्यूट्रिएंट फास्टर। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो आयरन के ऊपर ओवरफेड करते हैं इट मीन्स इसको कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से ओशन न्यूट्रिएंट फास्टर तरीके से डिप्लीटिंग होते हैं। When too many nutrients are available in ocean, phytoplankton may grow out of control and form harmful algal blooms. ओशन के अंदर अगर मोर क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे तो फाइटोप्लैंक्टन इसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होंगे और इसकी वजह से हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स फॉर्म होंगे। एल्गल ब्लूम्स आर अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर वेस्ट वाटर एंड स्टॉर्म रन ऑफ कोइंसाइडिंग विद लॉट्स ऑफ सनलाइट वार्म टेम्परेचर एंड स्लो फ्लोइंग वाटर। एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं वो ओशन के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स स्पेशली फर्टिलाइजर के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेस्ट वाटर या स्टॉर्म वाटर रन ऑफ की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स ओशन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं इसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स क्रिएट होते हैं। दीज ब्लूम्स कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली टॉक्सिक कंपाउंड दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन फिश, सेलफिश, ममल्स, बर्ड्स एंड इवन पीपल। ये जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि फिश के लिए, सेल फिश के लिए, ममल्स, बर्ड्स एंड इवन पीपल के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। अबाउट फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन इज माइक्रोस्कोपिक मैरिन एल्गी इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम दे प्रोड्यूस फूड फॉर वेरियस सी क्रीचर्स। फाइटोप्लैंक्टन एक माइक्रोस्कोपिक मैरिन एल्गी है। बैलेंस इकोसिस्टम में वेरियस सी क्रीचर्स को ये फूड प्रोवाइड करते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड प्ले अ ह्यूज रोल इन द मैरिन फूड वेब। ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं जो कि मैरिन फूड वेब में एक ह्यूज रोल प्ले करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन आल्सो नोन एज माइक्रो एल्गी एंड कंटेन क्लोरोफिल एंड रिक्वायर सनलाइट इन ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं इनको माइक्रो एल्गी भी कहा जाता है एंड इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। सनलाइट में ये लिव करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। मोस्ट फाइटोप्लैंक्टन आर फ्लोट इन अपर पार्ट ऑफ द ओशन वेयर सनलाइट पेनिट्रेट द वाटर। ज़्यादातर फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो ओशन के अपर पार्ट में फ्लो करते हैं बिकॉज वहाँ पर सनलाइट इजीली तरीके से इन्हें मिल जाता है। फाइटोप्लैंक्टन रिक्वायर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड सल्फर व्हिच दे कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। फाइटोप्लैंक्टन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं सच एज नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड सल्फर।
इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करके ये प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। द टू मेन क्लासेस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के टू मेन क्लासेस होते हैं। डायनोफ्लैगेलेट्स यूजेज अ फ्लैगेला और whip like tail to move through the water and their bodies are covered with complex cell। डायनोफ्लैगेलेट्स जो होता है इसके अंदर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वाटर में ये मूव कर पाता है और इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सेल कवर होता है। नंबर टू, डायटोम्स हैव cell but they are made of a different substance and their structure is rigid and made of interlocking parts। डायटोम्स जो होता है इसके ऊपर भी सेल होता है बट इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डायनोफ्लैगेलेट्स के कंपेयर में थोड़ा डिफरेंट है, रिजिड है एंड इंटरलॉकिंग पार्ट्स के थ्रू ये बना होता है। Diatoms do not rely on a flagella to move through the water, they rely on ocean current to travel through the water। डायटम्स जो होता है वो फ्लैगेला के ऊपर डिपेंड नहीं होता है मूव करने के लिए, बल्कि ये ओशन करंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन प्रोवाइड फूड फॉर सी क्रिएचर्स सच एज श्रिम्प्स, स्नेल एंड जेलीफिश। बैलेंस इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन कुछ सी क्रिएचर्स सच एज श्रिम्प, स्नेल एंड जेलीफिश के लिए फूड प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। टू टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन टू टाइप का होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स आर टू टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन दैट आर फाउंड इन वाटर, ये वाटर के अंदर फाउंड होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्लांट एंड जूप्लैंक्टन्स आर एनिमल। वाटर के अंदर मेनली टू टाइप के प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं जिसमें एक फाइटोप्लैंक्टन्स है। फाइटोप्लैंक्टन ये प्लांट होते हैं एंड जूप्लैंक्टन्स जो कि एनिमल होते हैं वाटर के अंदर। व्हाट इज इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फाइटोप्लैंक्टन इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन। अर्थ का ओवरऑल ऑक्सीजन का 50% फाइटोप्लैंक्टन के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है। दे हैव क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल, ग्लोबल कार्बन साइकिल में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। दे प्रोवाइड एन एसेंशियल फूड सोर्स फॉर ऑर्गेनिज्म लाइक जूप्लैंक्टन्स के लिए ये एक फूड सोर्स के तौर पर वर्क करते हैं। जस्ट लाइक लैंड प्लांट्स दे ग्रो मोर इन सर्टेन सीजन्स, लैंड प्लांट की तरह ये भी कुछ सर्टेन सीजन्स में अपने आप को ग्रो करते हैं। दिस इज PYQ related to this article। Consider the following kinds of organism: copepods, cyanobacteria, diatoms, foraminifera। Which of the above are primary producers in food chain of ocean? The answer is B, 2 and 3, cyanobacteria and diatoms। Which one of the following is the correct sequence of food chain? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। डायटम्स, पिस्टोसिंस एंड हेरिंग्स, यही इसका आंसर है। व्हाट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम? लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3। वाई न्यूज? All 17,130 police stations in the country have been linked through the Crime and Criminal Tracking Network and System CCTNS। इंडिया के अबाउट 17,130 पुलिस स्टेशन को CCTNS के साथ लिंक कर दिया गया है। CCTNS मीन्स क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। CCTNS is a centralized online platform to file arrest, first information report, FIR, charge sheet and investigation report। CCTNS ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सो दैट FIR को फाइल किया सके, चार्जशीट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को फाइल किया जा सके। What is crime and criminal tracking network and system? CCTNS was launched in 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। CCTNS has now become key to the implementation of the 3 new criminal law that were rolled out on July 1। CCTNS ये एक इम्पोर्टेंट टूल है सो दैट 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को जो अभी इम्प्लीमेंट किए गए हैं जुलाई 1 लास्ट ईयर, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए CCTNS बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द सिस्टम हैज पास्ट एंड करंट क्राइम रिकॉर्ड इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ एन एक्यूट, चार्ज शीटेड पर्सन्स, कॉन्विक्ट, हैबिचुअल ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड अदर्स। CCTNS सिस्टम के अंदर पास्ट एंड करंट क्राइम रिकॉर्ड्स जितने भी हैं सब होंगे और साथ ही इसमें एक्यूट पर्सन का डिटेल, चार्ज शीटेड पर्सन्स, कॉन्विक्ट्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, इन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर होगा। What functional modification have done in existing CCTNS application for the 3 criminal law?
3 क्रिमिनल लॉ के एप्लीकेशन के लिए सीसीडी एन एस एग्जिस्टिंग सीसीडी एन एस में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। वो क्या क्या किए गए हैं? द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हैज मेड 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग सीसीडी एन एप्लीकेशन फॉर द 3 क्रिमिनल लॉज। एनसीआरबी के द्वारा सीसीडी एन एस के अंदर अबाउट 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशंस किए गए हैं सो दैट 3 क्रिमिनल लॉज के एप्लीकेशन को सूटेबल बनाया जा सके। 3 क्रिमिनल लॉज सच एज भारतीय न्याय संहिता दैट रिप्लेस द आईपीसी 1816, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करता है। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी 1898 को रिप्लेस करता है। ये 3 क्रिमिनल लॉज हैं, इनके बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीसीटीएनएस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। अब कौन कौन से मॉडिफिकेशंस किए हैं? नंबर 1, सीकिंग परमिशन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स बिफोर मेकिंग अरेस्ट इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में अगर अरेस्ट करना है तो उसके लिए सीनियर ऑफिसर से पहले परमिशन टेकिंग करना होगा। नंबर 2, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर एंड डिस्प्ले ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्मेशन। अरेस्ट के बिफोर या अरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अरेस्ट किए गए पर्सन के रिलेटिव्स को गिवन करना होगा, फ्रेंड्स को गिवन करना होगा, साथ ही डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन करनी होगी। सर्विंग ऑफ समन भी सर्व किया जाएगा। प्रोविजन टू सेंड डेली डायरी रिपोर्ट्स टू द मजिस्ट्रेट ऑन फोर्थ बेसिस। फोर्थ बेसिस पर मजिस्ट्रेट को डेली डायरी रिपोर्ट सेंड करना होगा। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन ऑल केसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स। मोर देन 7 ईयर्स का अगर किसी केस में पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट होता है तो उसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है। नंबर 6, मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ द क्राइम सीन एंड फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन। फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और क्राइम सीन का वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दिया गया है। बायोलॉजिकल सैंपल्स टू बी कलेक्टेड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर। किसी भी पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर बायोलॉजिकल सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा सकते हैं। पुलिस टू इन्फॉर्म प्रोग्रेस ऑन द इन्वेस्टिगेशन टू द विक्टिम विद इन 19 डेज। 19 डेज के अंदर विक्टिम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक रीच हुआ है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, पुलिस को ये इन्फॉर्म करना होगा। न्यू टाइमलाइंस अंडर द न्यू लॉ के अकॉर्डिंग न्यू टाइमलाइंस भी कुछ सेट किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।